Good morning, friends. Welcome back to Elixir Guidance. So, today we will see the previous year question paper West Bengal Police Constable Men's Examination as well as West Bengal Excise Constable Men's Examination, and we will discuss the subject here English. हम लोग आज इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस में आए हुए हैं और ये बेनिफिट करेगा डायरेक्टली वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उस पर भी। इनफैक्ट कोई भी एमसीक्यू एग्जाम जिसमें इंग्लिश एक पार्ट रहता है उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको इडियम और फ्रेज मिलेंगे जो बोल्ड लेटर्स में लिखा रहेगा। बोल्ड यानी कि जो थोड़ा मोटा करके लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, फॉल्स फ्लैट। यह है एक इडियम या फ्रेज है, इसका आपको मीनिंग पता करना है गिवन ऑप्शंस में से। देखो जब भी आपको कोई ऐसा इडियम और फ्रेज मिलता है क्वेश्चन में जिसका मीनिंग आपको नहीं पता ना, तो आप सेंटेंस को पूरा पढ़ के अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, इफ़ ए जोक फॉल्स फ्लैट नोबडी थिंक्स इट इज़ फनी। आपको देख के क्या लग रहा है कि जब कोई जोक क्रैक करता है, कोई जोक सुनाता है मस्खरा, तो वो क्या होना चाहिए, फनी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोक्स सुनाया गया लेकिन वो नोबडी थिंक्स इट इज़ फनी, किसी को भी वो फनी नहीं लगा। इसका मतलब जोक्स का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पढ़ने में असफल हो गया, फेल हो गया। तो ऑप्शन डी में देखो यही बात को वो कह रहा है, फेल्स टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड इफेक्ट। फॉल्स फ्लैट का क्या होता है मतलब, ये फेल्स टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, फार्मर्स हैव क्राइड वुल्फ इन द पास्ट बट दिस टाइम एग्रीकल्चर इज इन क्राइसिस। देखो भेड़िया वाला आप लोग बचपन में वो कहानी सुने हैं ना, एक गांव था जिसमें कोई किसान या कोई लड़का रहता था, भेड़िया आया बोल के चिल्लाता था, लोग उसको बचाने के लिए आते थे, फिर देखता था कोई भेड़िया नहीं था, फिर वो हंसता था, मजाक उड़ाता था सबका। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भेड़िया आया बोल के चिल्लाया, लोग उनको बचाने के लिए आया ही नहीं, और उसी दिन असल में सच में ही भेड़िया आ गया था। ये कहानी है, कोई भी एक नेमोनिक्स या कोई कहानी आप बना लो जिससे आप वर्ड मीनिंग को याद रख पाओगे। तो क्राइड वुल्फ का मतलब क्या होता है, कोई फाल्स अलार्म देना, यानी कि ऑप्शन बी में है ये, टू गिव अ फाल्स अलार्म, यानी कि कोई झूठ मूठ का चेतावनी देना। फार्मर्स हैव क्राइड वुल्फ इन द पास्ट बट दिस टाइम एग्रीकल्चर इज इन क्राइसिस। तो क्राइड वुल्फ का मतलब टू गिव फाल्स अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए एक रोड है, रोड में एक कॉर्नर आ रहा है, एक टर्निंग आ रहा है, तो उस कोने में एक टर्निंग है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात क्या होगा एक राइडर के लिए, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे मुश्किल रास्ता रहता है उस टर्निंग का, उस कॉर्नर का, उस कोने का। अगर आप उस कोने को, उस कॉर्नर को ठीक से टर्न कर लिए, ठीक से मुड़ गए, तो फिर आप जोखिम से बाहर हो गए, आउट ऑफ डेंजर हो गए। तो इस क्वेश्चंस में टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर चले जाना, यानी कि जोखिम से बाहर चले जाना। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट हैज़ टर्न द कॉर्नर, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ अब ख़तरे से बाहर है। तो ये किस ऑप्शन में है देखो, तो आप साफ साफ आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर सी में इसी बात को कह रहा है, दैट द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, यानी कि टर्न द कॉर्नर का मतलब हुआ आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर हो जाना। इस तरह से कोई भी आप कहानी बना लो तो वर्ड मीनिंग याद रखने में आपको सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ए फ्लाइंग विजिट का मतलब पूछ रहा है। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन बी में इसी बात को कह रहा है, ए वेरी शॉर्ट विजिट। शी पेड ए फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। एलिंग का मतलब होता है सिक, यानी बीमार पिता। वह मुंबई गई अपने बीमार पिता को देखने के लिए, लेकिन उसका विजिट कैसा था, उसका मिलन ए फ्लाइंग विजिट, यानी कि थोड़े समय के लिए वो वहाँ गई। थोड़े समय के मतलब यहाँ जल्दी से गई ये नहीं है, थोड़े समय कहने का मतलब है वहाँ गई और वो तुरंत अपने पिता से मिली और जल्दी ही वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रामर का बहुत सुंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक आपको मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक करना होगा। माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। देखो आप लोग सेंटेंस का निर्माण में एक चीज़ जानते होंगे, कोई भी सेंटेंस का निर्माण अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि फुल स्टॉप वाला खत्म वाला सेंटेंस है, जनरली असर्टिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है वर्ब। यहाँ देखो आर प्लीज्ड वर्ब पार्ट है, जिसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लीज्ड मेन वर्ब है जो V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब से ठीक पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट आई माई सिस्टर एंड डैश, यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ तक
ये सब्जेक्ट पार्ट है जो कि प्लुरल है, क्योंकि प्लुरल वर्ब यूज हुआ है, एंड से जुड़ रहा है, प्लुरल है। तो इसमें से जो गिवन ऑप्शन है, इसमें से सब्जेक्ट का काम कौन सा शब्द करता है? आई, मी, माई सेल्फ, आई, माई सेल्फ, ये सभी एक ही मीनिंग रखते हैं, जिसका मतलब होता है मैं, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप में आई व्यवहार करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आई। यहाँ पर आई बैठेगा। ठीक, मी ऑब्जेक्टिव केस में बैठता है, जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं आई को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है? सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी। अब आपको इन गिवन ऑप्शन से इसको फिलअप करना है। देखो, सचिन खड़ा है मेरे क्या बगल में होगा। तो यहाँ पर जो भी गिवन ऑप्शन है ना, इसमें से सभी का लगभग मीनिंग सेम जैसा है, कुछ एक को छोड़कर। देखो, नेक्स्ट का मतलब बगल में होता है अगर इसके साथ में टी और टू जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर तो टू है नहीं, ना ही मी के पहले, इसलिए नेक्स्ट नहीं होगा आंसर, असाइड भी नहीं होगा। इसका आंसर एग्जैक्टली होगा सी, बी साइड्स। सचिन वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी, यानी सचिन मेरे बगल में खड़ा है। अब देखो, बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों ऑप्शन में सिर्फ एस का फर्क है। आखिर इसमें फ़र्क क्या होता है? देखो, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब के अलावा। जैसे एज वेल एज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी जैसा है इसका भी यूज। जैसे ही इन्वाइटेड मी बिसाइड्स माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरे अलावा मेरे दोस्तों को भी इनवाइट किया, यानी कि मुझे भी इनवाइट किया और मेरे दोस्तों को भी। ये ठीक ऑपोजिट है किसका मालूम है? एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। जैसे कि ही इन्वाइटेड मी एक्सेप्ट माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरे फ्रेंड को छोड़कर मुझे इन्वाइटेड किया। और यहाँ ही इन्वाइटेड मी बिसाइड्स माई फ्रेंड करने का मतलब वो मुझे भी इन्वाइट किया और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड लोगों को भी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड इन द एयरपोर्ट। देखो, कैरीड के साथ जब आउट लग जाता है ना, तब उसका मतलब होता है कोई काम कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना। यानी कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट को सर्च करने का काम पूरा हो गया कहने का मतलब है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैरीड के साथ जब ऑफ लगता है तब उसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल या टू अचीव सम गोल, कुछ गोल को प्राप्त कर लेना। और कैरीड ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड सिंस ही मूव्ड टू दिल्ली। देखो, सिंस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, सिंस रहे या फॉर रहे या फ्रॉम रहे, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है। और ये सारे सेंटेंस, ये सारे शब्द सिंस, फॉर वगैरह, ये होता है परफेक्ट टेंस में यूज। परफेक्ट में बोले या परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दो टेंस में इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस को देख के पता चल रहा होगा कि ये परफेक्ट टेंस में नहीं होता है ये वर्ड का इस्तेमाल। वाजंट का, इजंट का भी नहीं होता है। हैवेंट बिन और हैजंट बिन, इन दोनों का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और बिन भी3 है। और सेंटेंस एनी मैसेज से पता चल रहा है कि सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर लगना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। जब भी दोस्त अगर एबिलिटी वर्ड आएगा ना, तो इसके साथ में इन लगेगा। ठीक है, एबिलिटी इन समथिंग, तो यहाँ पर इन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर इसी एबिलिटी की जगह में गुड वर्ड रहे, ठीक है, गुड के साथ जो प्रेपोजिशन बैठता है वो एट का बैठता है। जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ वॉइस चेंज का एक क्वेश्चन है। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली। देखो, सबसे पहले हमको ये वॉइस चेंज बोला है, पता लगाना होगा कि जो गिवन सेंटेंस है ये वाला एक्टिव में है या पैसिव में है। तो देख के ही लग रहा है कि ये एक्टिव में है। देखो, टू क्लीन, टू के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव में, तो वो बन जाता है टू बी भी3, ये बनना चाहिए। तो टू बी भी3, देखो ये ऑप्शन ए में है ही नहीं है। बाकी सभी में टू बी भी3 है, लेकिन साथ में वो नीड को भी आर नीडेड कर दिया है, तो इसलिए आर नीडेड नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। एक और बात यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बाय यू लगना चाहिए, और यहाँ तो बाय यू नहीं है। तो मैं ये बता दूँ कि पैसिव वॉइस का पहचान बाय के बाद सब्जेक्ट आना ज़रूरी नहीं है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, पीपल से दिस, मान लो ये सेंटेंस है, इसको आपको वॉइस चेंज बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका वॉइस चेंज? दिस इज सेड, इतना ही होगा वॉइस चेंज। बाय पीपल का ज़रूरत नहीं है। बाय पीपल लगाने से भी चलेगा, नहीं लगाने से भी चलता है।
कुछ ऐसा ही बात यहाँ पर भी है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ठीक है, नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए नीड टू बी, नीड, नीडेड, आर नीडेड ऐसा होना ज़रूरी नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक वॉइस चेंज है, दार्जिलिंग ग्रोस टी। तो देखो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 है, ग्रोस क्या है V1, और जब V1 एक्टिव में मिलेगा ना तो पैसिव में ये हो जाता है इज, एम या आर, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तीसरा रूप लगेगा। तो इज एम आर और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको एक ही जगह मिलेगा जो ऑप्शन ए में, ये देखो इज और ये V3 है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। दूसरा बात मैं अभी थोड़ा देर बाद पहले बताया था, जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट तो बना है और उसके आगे जनरली बाय लगता है, लेकिन एक बात और बता दो, हमेशा बाय नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इन लगा है ना, सभी में इन लगा है जहाँ बाय के जगह में, इसीलिए बाय को आप पैसिव वॉइस में हमेशा लगाओगे ज़रूरी नहीं। जैसे कि एक फेमस सेंटेंस है, आई नो यू, अगर मैं बोलूँगा इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो तो ज़्यादातर लोग क्या बनाएंगे मालूम है, यू आर नॉन टू मी, ये होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस नॉन के जगह बाय लगाना खोजेंगे, बाय गलत है, नो टू सही है। यहाँ नॉन के साथ टू आना चाहिए, नॉन होगा यहाँ, नॉन के साथ टू आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक नरेशन का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट स्पीच में है, द पियून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये RS पार्ट है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है। इसमें प्लीज़ वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक रिक्वेस्ट का भाव झलका रहा है, तो इसीलिए सेड टू जो RV है वो रिक्वेस्टेड में बदली हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट करो। अब उसके बाद में जब रिक्वेस्टेड आ जाएगा तो द पियून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में इस तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव यानी कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस वाला सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में टू आता है, और यहाँ पर दैट आया है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो टू यहाँ पर लगा है, देख रहे हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक नरेशन का है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। देखो WH क्वेश्चन है ये एक, तो WH क्वेश्चन में सेड टू बदली होता है आस्क्ड में, और कोमा इन्वर्ट कोमा के बदली में लगता है जो WH वर्ड रहता है वही आता है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड इफ, दैट या टू नहीं आता है। उसके बाद में WH आने के बाद में देखो आई आस्क्ड हिम वाई, यहाँ तक तो सभी में सेम सेम है, दिख रहा है ना, आई आस्क्ड हिम वाई, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब WH लिखने के बाद में ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब लगेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है, देख रहे हो सब में फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो वाई के बाद ही ठीक है, अब देखो वाई के बाद वाज लगा दिया है, नहीं पहले ही आना चाहिए, तो इसलिए इनकरेक्ट है। वाई के बाद ही ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो जब आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दरअसल ये पूरा सेंटेंस, तो आर का हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त इनडायरेक्ट स्पीच में वाज वेयर, जो कि यहाँ यूज है, और यहाँ पर तो हेडमिन लगा है, इसलिए ये भी एलिमिनेट होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ स्कैनिंग एरर है, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है, और अगर गलती नहीं है तो आंसर 4 माना जाएगा, यानी कि नो एरर। देखो सम विटनेस सेड द ग्रेनेड वाज थ्रोन फ्रॉम अ मोटरसाइकिल वाइल अदर से, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे यहीं पर इनकरेक्ट मिल गया। देखो सम वर्ड जिस नाउन के भी आगे लगेगा तो वो नाउन आना चाहिए प्लुरल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम क्या लगना चाहिए, बॉय या बॉयज़, ऑब्वियसली बॉयज़ लगना चाहिए, कुछ लड़के, तो ये प्लुरल होना चाहिए। तो यहाँ पर विटनेस को देखो सिंगुलर बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर दरअसल ES जुड़ना चाहिए इसके साथ में, विटनेसेस होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए पार्ट 1 में हमारा गलती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्कैनिंग एरर का है, कंज्यूमर्स आर सेड टू बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एज स्मार्टफोन मेकर compete विथ वन अनदर। देखो यहाँ पर ही गलती मिल रहा है मुझे, यहाँ पर सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है इस क्लॉज का, और ये सब्जेक्ट है सिंगुलर और ये प्लुरल है, और आगे पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट प्लुरल होना चाहिए, वन अनदर प्लुरल के साथ लगता है, दो या दो से अधिक के साथ, है ना, ईच अदर या वन अनदर, तो यहाँ पर प्लुरल होना चाहिए इस सब्जेक्ट को, यानी कि मेकर्स होना चाहिए यहाँ पर, तो हमारा 2 नंबर पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉनसून दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन इंडियन मेनलैंड 5 days लेटर देन द नॉर्मल डेट। मेरे ख्याल से यहाँ कोई गलती नज़र नहीं आ रहा है, तो 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो कोई कोई यहाँ पर ऑन के जगह इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन भी ठीक है, तो 4 नंबर नो एरर मुझे तो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टॉकिंग अबाउट हिज पद्मश्री अवार्ड, अपने पद्मश्री अवार्ड के बारे में बात करते हुए द एक्टर सेड, एक्टर ने कहा, ही डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट, वो इसे
स्वीकार करना नहीं चाहता है, एज देर वर पीपल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में और भी ऐसे लोग हैं हु डिजर्व इट मोर देन हिम, जो उससे ज़्यादा इस अवार्ड को, पद्मश्री अवार्ड का लायक है, काबिल है। तो यहाँ पर देखो मोर देन ये एक कंपेरेटिव डिग्री वाला वर्ड है, सेंटेंस है, क्लोज है। तो कंपेरेटिव डिग्री में जब तुलना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच होता है तो उसके बाद वाला जो वर्ड आना चाहे ना वो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में आना चाहे, तो यहाँ पर हिम के जगह दरअसल ही आना चाहिए था। तो 3 नंबर पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि एक साधारण सा एग्जाम्पल देख लो, आई एम नहीं लेते हैं, यू आर बेटर देन मी। ये सेंटेंस देखो तो कोई गलती है? ज़्यादातर लोग इस सेंटेंस को इस्तेमाल करते बोलते और लिखते वक्त। ये सेंटेंस ना अपने आप में गलत है, मी नहीं होना चाहिए, मी की जगह होना चाहिए आई। यू आर बेटर देन आई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तुलना हो रहा है यू एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तुलना नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए। पूरा अगर सेंटेंस को लिखा जाता तो ऐसा होता है, यू आर बेटर देन आई एम होता है, लेकिन एम का ज़रूरत नहीं लिखने से भी चलता है। इसीलिए ये सेंटेंस यू आर बेटर देन मी जो आप कहते हो ना, ये गलत सेंटेंस है ग्रामेटिकली। एक्चुअली होना चाहिए यू आर बेटर देन आई। तुलना किसके किसके बीच हो रहा है इस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर भी ही के साथ बाद में इज लगा दोगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना हो रहा है वो हु के बीच, और हु सब्जेक्ट है और हिम के बीच हो रहा है, तो सब्जेक्ट है ना ये, तो इसीलिए यहाँ पर ही आना चाहिए जो नॉमिनेटिव केस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक स्कैनिंग एरर है। द पुलिस टीम पेट्रोलिंग द एरिया टुक द विक्टिम टू हॉस्पिटल वेयर ही वाज डैश ब्रॉट डेड। यहाँ पर साफ पता चल रहा है जब वाज होता है ना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन वर्ब आता है वो या तो V3 में रहना चाहिए या V4 में रहना चाहिए। वैसे यहाँ V3 ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये पैसिव में, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, यानी कि उसे डेड घोषित कर दिया गया, तो यहाँ V3 होना चाहिए। तो जो डिक्लेयर जो कि V1 है, इसलिए ऑप्शन 3 पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, सेंटेंसेस दिया है 6 सेंटेंसेस, ये जम्बल्ड है, इसको आपको सजाना है, लेकिन पहला सेंटेंस S1 और S6 ये फिक्स रहेगा। 6 सेंटेंसेस है जिसमें पहला सेंटेंस और लास्ट 6 नंबर का सेंटेंस ये फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज मत कर सकते। बीच वाला सेंटेंसेस को आप इधर उधर कर सकते हो। ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ऑप्शन PQSS है, यानी कि R नंबर ऑप्शन कभी भी शुरू में नहीं आएगा, ये बात तो फिक्स है। यानी कि जब आप पहला सेंटेंस को ढूंढना चाह रहे हैं, पहला मतलब कि ये वाला सेंटेंस के बाद में जो भी सेंटेंस आएगा वो R कभी नहीं आएगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं। स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। जितने भी रेप्टाइल्स है उसमें से स्नेक सबसे ज़्यादा डरावना है, फियर्ड है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद में आखिरी सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थीम पता चल जाएगा। मेडिसिन आर मेड फ्रॉम इट्स पॉइजन। इसके पॉइजन से, इसके जहर से मेडिसिन बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इसके स्नेक का गुण और दोष दोनों बताया जा रहा है। पहले तो उसको फियर्ड बताया गया है, एकदम डरावना है, और अंत में जाकर उसका गुण का बात हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइजन से मेडिसिन बनाया जाता है, यह बात किया जा रहा है। तो कौन सा सेंटेंस आएगा? देखो आप चेक करना चाहो ना तो सबसे पहले जो डबल सेंटेंस है ना उसी को चेक करो। डबल यानी कि देखो दोनों एस से शुरू हो रहा है, तो एस से शुरू होने वाला ये है। तो मेनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये सबसे पहले शुरू करके देखते हैं। एस के बाद में क्या आना चाहिए? पी कहाँ पर है? ये रहा। सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग स्नेक के द्वारा मारे जाते हैं इंडिया में भी और दुनिया भर में। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और अज्ञानता प्रॉपर ट्रीटमेंट से रोकता है, सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। तो ये मिल रहा है ना। एस के बाद पी आना चाहिए। उसके बाद देखो आर वाला पार्ट, स्नेक इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फियर एंड हार्म। स्नेक से डरने का ज़रूरत नहीं और ना ही ये क्षति पहुंचाता है, ये कोई उस सोर्स नहीं है, डरने का स्रोत नहीं है और ना ही उसे क्षति पहुंचता है। उसके बाद देखो क्यों में बात कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू मैन, और यह इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी है। कैसे फ़ायदेमंद है? तो क्यों के बाद क्या आना चाहिए? आखिरी सेंटेंस S6 आना चाहिए, क्योंकि इससे पॉइजन बनता है। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दैट विच इज़ अनक्लियर, जो अस्पष्ट रहता है, क्लियर नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो अनसर्टेन भी कह सकते हैं एक तरह से, कंट्रोवर्शियल भी होता है, एम्बिगस, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एम्बिगस। देखो अनसर्टेन भी डाउटलेस कभी नहीं होगा। अनसर्टेन का मतलब होता है
अनिश्चित, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, और एम्बिगस का मतलब होता है जो क्लियर ना हो और अस्पष्ट ना हो। एक तरह से ये तीनों ही इसका सिनोनिम जैसा है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में जब भी आपको मोर देन वन करेक्ट आंसर मिलेगा ना, तो उसी आंसर को आप टिक लगाओ जो सबसे ज़्यादा सही आंसर के करीब में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट है। उसके बाद फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है यानी भगोड़ा, तो ये फ्यूजिटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी जिस पर अपराध सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड हो चुका है कि वो अपराधी है। अक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, लेकिन अपराधी वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो कोर्ट फैसला करेगा तो वो सिद्ध होगा। और प्रिजनर मतलब जो कन्विक्ट हो जाता है तो वो अब जब कैद बन के रहेगा ना, कैद खाने में, तो उसको प्रिजनर कहते हैं यानी कैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलती ही नहीं कर सकता है, ऐसे को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इनफैलिबल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये वाला भी एग्जाम में बहुत आता है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, असाध्य हिंदी में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अरे तुम्हारा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो योर सन इज इनकॉरिजिबल कह सकते हैं। इर्रिपेरेबल का मतलब होता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, यानी कि मरम्मत नहीं किया जा सकता है। और एरनियस का मतलब होता है जिसमें कुछ गलती हो, खामी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्पेलिंग आपको चेक करना है। लेफ्टिनेंट 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 4 ऑप्शन में। एक बात बता दो, लेफ्टिनेंट में एफ वर्ड ना स्पेलिंग में कहीं भी नहीं आता है, इसीलिए आप इन दोनों को तो एलिमिनेट करो। करेक्ट स्पेलिंग होगा ये वाला ऑप्शन ए, LIEUTENANT। फिर से करेक्ट स्पेलिंग आपको चेक करना है, मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, टेम्परेरी और रेगुलेटरी। देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंडेटरी में भी यहाँ पर ओ आता है, सर्कुलेटरी में भी इस एक की जगह ओ आता है, और रेगुलेटरी में भी इस एक की जगह ओ आता है। सभी में एक तरह का गलती दे दिया था। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।